टेक्नोक्रेट पढ़ी लिखी जनरेशन के सुलझे नौजवान को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं निखिल, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कौन सी दुर्घटना थी जिसने आपको लेखक बनाया, मुझे ये बताइए पहले तो। दुर्घटना कह लीजिए कि जो तालीम थी, तालीम ने ही लेखक बनाया। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और पेरेंट्स को बहुत फिक्र रहती थी कि इंग्लिश मीडियम में कब तुम्हारा तबादला करा दिया जाए यहाँ से। बट बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था हिंदी किताबों से। छठी से लेकर 12वीं तक हिंदी किताबें जब पढ़ता था तो बहुत क्लासिक लिटरेचर के समय की पढ़ाई होती थी। सूरदास, तुलसीदास, मतेराम, देव, रत्नाकर, बिहारी, रसखान। तो वो पढ़ते पढ़ते हिंदी साहित्य से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो उसी समय बहुत कुछ दिमाग में ही बन गया था कि अब इन किताबों के साथ ही समय बीतने वाला है फ़िलहाल। तो तभी से लिख रहा हूँ। 7वीं 8वीं कक्षा में था जब से, तब से लिखता आ रहा हूँ। और फिर BHU चला गया, वहाँ पर थिएटर बहुत ज़्यादा किया, तो और किताबों के साथ जोड़ जोड़ाव लगा रहा। IITIM जाने के बाद भी किताबों और हिंदी किताबों से जुड़ाव लगातार रहा और अभी तक पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हिंदी स्कूल में पढ़े थे और माता पिता का हमेशा ये आग्रह था कि अंग्रेज़ी स्कूल वाला अच्छा बच्चा कब बनेगा निखिल, और लगाव हिंदी किताबों से और हिंदी की पढ़ाई से हो गया था। हम यहाँ जो 3 लोग बैठे हैं ये हिंदी स्कूलों से पढ़कर आए ऐसे वाले बच्चे हैं जिनके माँ बाप चाहते थे कि वो अंग्रेजी वाले अच्छे बच्चे बन सकें। विशाल जी, बहुत बीहड़ राहों से निकलकर आप भी आए हैं। किस तरह के बचपन में दबाव होते थे कुछ बन जाने के? बन जाने के दबाव से ज़्यादा जो जो अंग्रेज़ी का कॉम्प्लेक्स हमारे पूरे देश में है कि जो अंग्रेज़ी में बोले वो उसका दबाव ज़्यादा है। हाँ। उसकी बात में सच्चाई ज़्यादा है, अंग्रेज़ी में झूठ नहीं बोला जा सकता। तो ये जो है, ये जब हम स्कूल में थे तभी चीज़ें शुरू हुई थी। और हम स्मॉल टाउन से हैं। मैं तो नजीबाबाद में था पहले, जहाँ पे पहली बार इंग्लिश मीडियम का नाम सुना था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। फिर उसके बाद जब मेरठ आया तो भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और फिर वहाँ पे दोस्त बन गए तो वहाँ से निकलने का मन नहीं किया। घर वाले चाहते थे कि किसी कॉन्वेंट एजुकेशन में जाएं, बट मेरा फिर उस वक्त मन नहीं था। पर उसके बाद मुझे बात तक काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा और फिर उससे मैं उभर के आया। और आज मुझे लगता है कि मैं जो कुछ हूँ उस हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से हूँ, नहीं तो मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं होता। ये सूरदास, कबीरदास, ये पढ़ा ही नहीं होता। अज्ञे, ये सब चीज़ें से तो हम ना वाकिफ़ रह जाते। और वही उसी ने मुझे यहाँ सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा मकाम बना वो उसी वजह से बना। और मैं अपने जो ऊपर वाले ने जो स्क्रीन पे लिखा था उससे मैं बहुत खुश हूँ कि ये हिंदी मीडियम से आए, क्योंकि हम अपनी ज़बान को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और बहुत ही गलत बोला जाता है हिंदी को, और स्पेशली उर्दू को तो और बुरा बोला जाता है, ख़राब बोला जाता है। बट आई थिंक इसलिए मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि एक तो हिंदी में नावल है, ऊपर से यूपी नाम है, तो मुझे वैसे ही उसके साथ एक वो था लगाव। तो ये है। विशाल जी ने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है हिंदी के इलाकों से होने का, इस कॉम्प्लेक्स के दौरान, कॉम्प्लेक्स की इस धुंध में हम ये भूल जाते हैं कि हम वहाँ क्या हासिल कर रहे हैं, उस हिंदी से हम क्या हासिल कर रहे हैं। जैसे निखिल हिंदी स्कूलों में पढ़ते हुए, हिंदी के क्लासिक साहित्य को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं भीतर से लेखक बनते चले जा रहे थे। और एक बहुत बड़ा दबाव ये होता है कि लड़का इंजीनियर बने, IIT में जाए, और वो तो आपने करके दिखाया था। IIT तो अंग्रेजी जगह होती है, वहाँ आपने अपनी हिंदी को कैसे बचा के रखा था? और क्या लिखने के बाद कहीं छपने के लिए भेजी गई थी चीज़ें? नहीं, छपने के लिए तो बाद में भेजी गई। हिंदी बची ऐसे कि मुझे याद है जब मैं पढ़ता था 12वीं में, तो दोपहर में हिंदी मीडियम की पढ़ाई हो रही होती थी, और उसके बाद जब IIT की तैयारी के लिए कोचिंग जाता था तो अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई हो रही होती थी। तो दोपहर में मैं संघर्ष कर रहा होता था
परवलय अति परवलय नाभि उत्केंद्रता से, और शाम में जाता था तो पैराबोला हाइपरबोला फोकाई एक्सेंट्रिसिटी, तो मैं नाभि और फोकाई सब में बहुत फंसता था। तो वो बहुत ही एक मुकाम था जब मैं ये सोच रहा था कि क्या हिंदी लेके गलत कर दिया क्या, या हिंदी अंग्रेज़ी के बीच में कैसे सामंजस्य बनाऊंगा। बट दिन में हिंदी, शाम में अंग्रेज़ी वाली वो जो चीज़ तब जो शुरू हुई थी वो अभी तक बनी हुई है, और भाषा को तब भी बचा कर रखा। IIT ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम था, IIM भी अंग्रेज़ी मीडियम में था, बट हिंदी किताबें लगातार वहाँ पर चलती रहीं। जहाँ तक मुझे याद, मेरी पहली किताब भी मैंने IIM में ही ख़त्म करी थी, और रात 2 बजे 3 बजे तक क्लासेस होती थी, और रात 3 बजे से सुबह 5 बजे तक बैठकर अपनी किताब की एडिटिंग कर रहा होता था। तो वहाँ पर आखिरी सेमेस्टर में अपनी किताब को ख़त्म किया था तब मैंने। क्या बात है। नहीं, पर ये इनकी एक बात अच्छी है, वो तो अभी तक लागू होनी चाहिए कि दिन में हिंदी और शाम को अंग्रेज़ी, शाम को अंग्रेज़ी होनी चाहिए। आइए भाई। ओके विशाल जी, वो बात स्किप हो गई क्या? नहीं, वो आपने नहीं सुना? जिसको 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 शाम को अंग्रेजी चाहिए उन सब ने सुना। अच्छा, शाम को अंग्रेजी जी। मुझे ये बताइए कि ये जो पहली किताब का ख्याल आया था, ये कहाँ से आया था निखिल? वैसे तो देखूं, पहली किताब का कोई ख्याल नहीं था। मैं बहुत साल से कहानियाँ लिख रहा था। जब कुछ एक 10-12 साल का रहूँगा तब से कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था मैंने। और तो जब बहुत सारी कहानियाँ हो गई थी एक, तो तब मुझे ये लगा कि हाँ, इन कहानियों को एक के ऊपर एक रख दूँ तो शायद एक किताब की शक्ल ले लेंगी। तो किताब सोचकर मैंने कभी नहीं लिखा था, ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक घोषित लेखक हो जाऊँगा। जब कहानियाँ ख़त्म हो गई, IIM में उन कहानियों पर काम कर रहा था। एक कहानी ख़त्म करने के बाद उस पर नाटक बनाता था, उसका मंचन होता था, उसके बाद उसको फिर रिफ़ाइन करता था, कई सालों तक उन कहानियों को पाला पोसा संवारा। फिर जब लगा कि हाँ, अब इन कहानियों ने एक मुकम्मल मकाम ले लिया है, तो फिर अपने पब्लिशर को भेजा। मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था कि हाँ, ये कोई पब्लिशर है, क्योंकि हिंदी पब्लिशिंग की दुनिया बहुत ही डिप्रेसिंग है। आप पब्लिशर खोजने निकलेंगे और आप खोजते ही रह जाएंगे, और आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आप किताब छापने का ख्याल भी छोड़ देंगे। बट मैं संयोग से एक ही आदमी को जानता था, शैलेश, जो हिंदी के एडिटर थे। उनको अपनी कहानियाँ भेजी, उन्हें बहुत पसंद आई, और मेरा ख्याल है 1 महीने के भीतर ही हमने किताब को शक्ल दे दी थी। और तो कभी ये दिमाग में ख्याल नहीं था कि एक दिन लेखक बनूंगा। लिख रहा था, लगातार लिखता जा रहा था। जब कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एक के ऊपर एक रखता हूँ, किताब बन जाती है। क्या बात है। ये किताब आपकी पहली किताब है? नहीं, जिसकी बात आपने की, नमक स्वादानुसार, जिसके लिए आपने कहा कि एक के ऊपर एक रखते जा रहे थे, और शैलेश उन दिनों अपना पब्लिकेशन धीरे धीरे शुरू कर रहे थे। हिंदी में युवा पब्लिकेशन, युवा प्रकाशन की दुनिया की जो क्रांति है, वो शैलेश भारतवासी ने हिंदी युग्म के ज़रिए, और अब हिंदी युग्म और वेस्टलैंड मिलकर ये जो प्रकाशन की दुनिया को थोड़ा हिला रहे हैं। अपनी कहानियों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे ये उपन्यास है, या आपकी नमक स्वादानुसार, या ज़िंदगी आइस पाइस की कहानियाँ, ये नौजवानों की कहानियाँ हैं, ये 90 के दशक के लड़कों की कहानियाँ हैं। हिंदी में ऐसी कहानियाँ इससे पहले लिखी नहीं जा रही थीं, युवाओं से कनेक्ट हुआ नहीं जा रहा था। आपसे बहुत सारे युवा कनेक्ट हुए। बाद में अभी हाल 1 महीने से जो हंगामा है बेस्ट सेलर का, उन नामों में आप शामिल हैं। ये 90 के दशक पर लिखने का कारनामा है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं, हाँ। बट मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली ये चूज़ किया हो कि मैं 90 के दशक की कहानी, उस दौर को जिया इसलिए। हाँ, वही आदमी जो भोगता है शायद वही लिख रहा होता है। और एक जो बहुत बड़ा गैप था हिंदी साहित्य में, हम कितने ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि जिसे साहित्य अकादमी मिला या जिसे ज्ञानपीठ मिला। बहुत ही हम में से शायद ही कोई लोग अभी यहाँ पे ये बता पाए कि हाँ, फला मैं साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ वाले इन लोगों को पढ़ता रहा हूँ। क्योंकि किताबों की सारी खरीद जो होती थी वो बस लाइब्रेरी तक जाती थी, और 200 किताबें फ़लाना स्टेट की फ़लाना लाइब्रेरी को चली गई, 500 किताबें स्टेट की इस लाइब्रेरी को चली गई। तो वो लोगों तक कभी पहुंच नहीं पा रही थी। और एक से एक इतनी अच्छी अच्छी किताबें जो हम आप पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता उन्हें पढ़ ही नहीं पा रही, समझ ही नहीं पा रही। तो इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि मैं जो कहानियाँ लिखूँगा कम से कम अपना भोगा हुआ ही लिखूँगा। और फिर किस्मत कह लीजिए, या ये कि लोगों को अपनी भोगा हुआ जब उन्होंने किताबों में देखा तो उन्हें पसंद आया, और फिर इस तरीके से वो किताबें लाइब्रेरियों से बाहर निकलकर लोगों की बुक शेल्फ में आने लगीं। और
10वीं 11वीं के बाद जो लोग हिंदी की कहानी पढ़ना छोड़ चुके थे, या कल हिंदी दिवस है, लोग कल सिर्फ प्रेमचंद्र और हामिद और ईदगाह और चिमटा बस इतना ही याद कर पाएंगे। तो उसके बाद लोगों से हिंदी किताबें छूट गई, तो यही कोशिश थी कि वो लोग वापस हिंदी किताबों तक लौटें। देखिए यहाँ एक कॉमन कनेक्ट है, एक सूत्र है जो दोनों लोगों को एक साथ बांधता है, और एक वो सूत्र हिंदी भी है, एक वो सूत्र अपनी तरह के जीवन को अपनी रचना में उतारना भी है। ये काम निखिल भी करते हैं, ये काम विशाल जी भी करते हैं। विशाल जी ने भी ऐसे सिनेमा की धारा पर कदम रखा जहाँ जिससे वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे, उन लोगों की कहानियाँ जो हमारी अपनी दुनिया के लोग हैं, बहुत एलीट संसार के लोग नहीं हैं, बहुत चमकीले और बहुत धुले धुले पुछे पुछे से लोग नहीं हैं, ये असली दुनिया के लोग हैं। विशाल जी, इतना बड़ा जोखिम था ये? फिल्मी दुनिया तो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए।